दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सीसेट प्रश्न पत्र के अंतर्गत संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल के वर्ष 2012 से 2016 में पूछे गए प्रश्नों को। इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीसेट के अंतर्गत संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल के वर्ष 2012 से 2016 में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों सबसे पहले हम वर्ष 2016 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, आप क्या करेंगे? देखिए पहला ऑप्शन है कि आप भी उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे। दूसरा है कि कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे। तीसरा, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। और चौथा है कि उस पर क्रोध करेंगे और उसे शांत करेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। देखिए दोस्तों बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक अगर आप पर चिल्लाने लगे तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहीं हमारे कारण उसे कोई असुविधा तो नहीं हुई है, और उसके चिल्लाने का कारण जानेंगे। उसके बाद मामले को शांत कराने का प्रयास करेंगे। तो सही उत्तर है, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है तो आप सबसे पहले चिल्लाने का कारण जानेंगे और मामले को शांत करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? देखिए स्वतः शोध चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो सही उत्तर है अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी। दोस्तों अपसारी चिंतन तब घटित होता है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं को विभिन्न संभावित समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। और अपसारी चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न समाधानों से संबंध रखती है, और यह समस्याओं को हल करने के लिए नई प्रक्रियाओं की शुरुआत करती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है खराब श्रवण, विनम्रता, रुचि और एकाग्रता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। यानी जब कोई अच्छे से सुनता नहीं है तो ये मौखिक संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा है। मौखिक संप्रेषण के 3 पहलू होते हैं, एक तो वार्तालाप, दूसरा श्रवण और तीसरा भावभंगिमा। तो याद रखिएगा दोस्तों, खराब श्रवण, विनम्रता, रुचि और एकाग्रता में से मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। अगला प्रश्न है, मौखिक श्रवण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। देखिए सरल भाषा प्रयोग की, लंबे वाक्य प्रयोग की, विदेशी शब्द प्रयोग की या जटिल शब्द प्रयोग की। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है कि वो सरल भाषा प्रयोग करता है। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग करने की योग्यता पर निर्भर करती है, और यदि बोलने वाला या वक्ता मौखिक संप्रेषण से सरल भाषा में छोटे वाक्यों का प्रयोग करता है तो वो अधिक से अधिक प्रभावी संप्रेषण होगा, जबकि लंबे वाक्य, जटिल शब्द और विदेशी भाषा का प्रयोग संप्रेषण को कम रुचिकर और अप्रभावी बनाएगा। कोई वक्ता यदि सरल भाषा में अपनी बात कहता है तो वो ज़्यादा प्रभावशील होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? ऑप्शन है आवश्यकतानुसार औपचारिक संवाद, स्पष्ट और ध्यानपूर्वक संवाद, अनौपचारिक अंतः संचार या फिर प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से समझना।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प अनौपचारिक अंतः संचार है। और दोस्तों, अनौपचारिक अंतः संचार अपने सहयोगी और अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है। आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? पहला ऑप्शन है कि उससे उच्चतर अधिकारी से शिकायत करेंगे। दूसरा है कि निजी तौर पर एकांत में उससे बात करेंगे। तीसरा है कि उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देकर। और चौथा है नौकरी से त्यागपत्र देकर। तो सही उत्तर है निजी तौर पर एकांत में उससे बात करके। देखिए दोस्तों, यदि वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद न करने से आपका कार्य प्रभावित होता है तो आप अधिकारी से निजी तौर पर एकांत में बात करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी की नापसंदगी का कारण जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपका कार्य प्रभावित न हो। और कार्यस्थल पर कार्य का सुचारू रूप से होना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता है, आपका कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति को संभालने के लिए निजी तौर पर एकांत में उससे बात करेंगे और उन समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे कि उच्च अधिकारी को आपसे क्या समस्या है और उसका निराकरण या समाधान करेंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? देखिए, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, लघु समूह संप्रेषण, द्विकीय संप्रेषण या आभासी यथार्थ संप्रेषण। तो सही उत्तर है दोस्तों स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी लघु समूह संप्रेषण में दोस्तों इसमें नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। लघु समूह संप्रेषण में व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट निर्देश दे सकता है, परस्पर संवाद कर सकता है और इस प्रकार जो संवाद होता है वो वार्तालाप के निष्कर्ष समूह के संचालनकर्ता के निर्णय लेने में सहायक होते हैं और निर्णयकर्ता बनकर व्यक्ति नेतृत्व की भूमिका में आ जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लघु समूह संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण किसका उदाहरण है? तो उत्तर है टेलीफोन द्वारा संप्रेषण रेखीय संप्रेषण का उदाहरण है, जिसको लीनियर कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें प्रेषक संदेश को प्रेषित करता है और रिसीवर संदेश सुनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि ऑप्शन देखिए, आप क्या करते हैं, आप इसे कैसे करते हैं, आप इसे कहाँ करते हैं या फिर आप इसे कब कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे कहते हैं, क्योंकि मौखिक संप्रेषण में कहना भर होता है, ये शाब्दिक संप्रेषण होता है। तो आप इसे कैसे कहते हैं ये मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है अंतः समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, जन संप्रेषण या जन संचार का वह माध्यम है, साधन है जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है। जन संप्रेषण संचार की एक विस्तृत क्षेत्र है जो न केवल इस बात पर विचार करता है कि संदेश कैसे और क्यों बनाया जाता है, बल्कि ये संचार को संप्रेषित करने वाले माध्यमों पर भी विचार करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जन संप्रेषण दोस्तों संचार का वह साधन है जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतया समझा जाता है किस प्रकार का संप्रेषण? देखिए, प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक या चयनात्मक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, कक्षा में संप्रेषण को प्रायः प्रभावी जो है समझा जाता है। जो देखिए दोस्तों, कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी समझा जाता है। ज्ञान प्रभावी संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को सूचित करने, निवेदन करने,
प्रेरित करने या प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें सूचना स्पष्ट, पूर्ण तथा सही होती है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो याद रखिएगा, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतया प्रभावी समझा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जब वहाँ होता है शोर, स्रोत समूह, आलोचनात्मकता या अवरोध। तो इसमें आपका कौन सा उत्तर सही है? दोस्तों, वर्तुल संप्रेषण जिसको सर्कुलर कम्युनिकेशन कहा जाता है, इसमें प्रतिपुष्टि या फीडबैक होने पर एनकोडर डिकोडर में बदल जाता है, क्योंकि प्रतिपुष्टि होने पर ही लूप निर्मित होगा और वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा। इसके तहत एनकोडर यानी संकूटक डिकोडर की भूमिका निभाएगा। तो प्रश्न में प्रतिपुष्टि नहीं दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक होता है जब वहाँ होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जब वहाँ पर प्रतिपुष्टि होगा या प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ पर संप्रेषण में संकूटक यानी जिसको एनकोडर कहते हैं वो डिकोडर की भूमिका निभाएगा। तो इसमें से देखिए, इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है उसके क्रोध को, थकावट को, अरुचि को या उलझन को। तो सही उत्तर है दोस्तों, अधिकारी या कोई व्यक्ति अपनी निराशा और क्रोध को प्रकट करने के लिए अपनी लेखनी या पेन को मेज पर पटक कर व्यक्त करता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है कि अधिकारी क्रोध को व्यक्त करने के लिए अपनी लेखनी मेज पर प्रकट करता है, मेज पर पटक कर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, योग्यता। योग्यता किसी व्यक्ति की योग्यता दूसरों के साथ काम करने का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, अपने सहकर्मियों से वार्तालाप के दौरान साधारणतया सही समय पर मुस्कुराते हैं। किसी भी संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में दोस्तों, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक या रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान विषय के हिसाब से प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। वार्तालाप के दौरान सही समय पर मुस्कुराहट न केवल वार्तालाप को सौहार्दपूर्ण बनाता है, बल्कि संप्रेषण में आपकी सक्रिय भागीदारी को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए विकल्प डी आपका सही है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2015 में सीसैट प्रश्न पत्र के अंतर्गत संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल से जो प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है कि नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है किसका? अशाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों संप्रेषण का, या फिर भाषा का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, नृत्य अशाब्दिक संप्रेषण का जो है अत्यंत ही परिष्कृत और कलात्मक रूप है। नृत्य यानी नाचना या डांस दोस्तों अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है और ये अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। इस प्रकार के संचार में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। भावनाओं, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए चिन्ह, भाव, भंगिमा, संकेत, इशारों आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है यानी गलत है? अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण द्वारा, सविराम दंड द्वारा, तादात्म्यीकरण द्वारा या आत्मसात करने के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पर देखिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल का विकास अनुकरण, तादात्म्यीकरण और आत्मसात करने से होता है। और देखिए, इसमें कौन सा असत्य है? तो सविराम दंड द्वारा दोस्तों अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित नहीं होते हैं। तो आप देख लीजिए कि अंतर्वैयक्तिक कौशल अनुकरण, तादात्म्यीकरण और आत्मसात करने के द्वारा होता है, सविराम दंड द्वारा नहीं। तो ये आपका असत्य कथन ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, बाल्यावस्था में या बचपन में बच्चों में अनुकरण द्वारा अंतर्वैयक्तिक कौशल का विकास होता है। वो जैसा देखते हैं लोगों को उसी तरह से अनुकरण करते हैं। सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के द्वारा व्यक्तियों और समूहों की विशेषताओं, विश्वास, भावनाओं, दृष्टिकोण को आत्मसात करने पर भी अंतर्वैयक्तिक कौशल का विकास होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत या असत्य कथन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? देखिए, अस्पष्टता, शब्दजाल, समय या पूर्वाग्रह। तो सही उत्तर है पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी। दोस्तों, पूर्वाग्रह संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है। इसमें रिसीवर संप्रेषण से पहले ही मूल्यांकन करने लगता है और पूर्वाग्रह का शिकार हो जाता है। तो एक तरह से ये संप्रेषण में ग्रहीता या रिसीवर की कमजोर प्रकार की रुकावट है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? किसी के साथ हाथ को अपने हाथ में लेना, घूरना, दृष्टि संपर्क या मुस्कुराना। तो सही उत्तर है घूरना। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा घूरना। ये असौहार्दपूर्ण समझा जाता है, जबकि संप्रेषण के दौरान किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, दृष्टि संपर्क बनाए रखना और मुस्कुराना ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मीलापन, सांवेदिक परिपक्वता, अग्राहिता और तदनुभूति। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, शर्मीलापन। शर्मीलापन या साइनेस दोस्तों, ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों में ये इसके निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। शर्मीलेपन के कारण संवाद में अवरोध होता है और ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में बाधा है। अन्य लोगों से बचने की प्रवृत्ति, बातचीत के दौरान घबराहट और ये सभी चीज़ें शर्मीलेपन से जुड़ी हुई हैं। शर्मीलेपन में 3 तत्व शामिल होते हैं। एक तो सामाजिक कौशल अविकसित होना, सामाजिक चिंता और कम सामाजिक आत्मसम्मान। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण है कि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो इसमें देखिए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया है। बी दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। लेकिन आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं अलग होती हैं और साथ ही कारण भी सही है। सक्रिय श्रवण में वक्ता कुछ न कुछ संप्रेषित करता है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आयोग द्वारा इसको ऑप्शन बी सही माना गया है, लेकिन आप अगर जो तार्किक रूप से विचार करें तो इसमें ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, संबंधों की संरचना संबंधित है किससे? नियंत्रण, संगठन, नियोजन या फिर अभिप्रेरणा से। तो सही उत्तर है संबंधों की संरचना संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। दोस्तों, संगठनात्मक संरचना एक प्रणाली है जो ये बताती है कि किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ गतिविधियों को कैसे निर्देशित किया जाता है। तो याद रखिएगा, संबंधों की संरचना संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेतक के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? देखिए दोस्तों, अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, एकाग्रता या विश्रांति। तो सही उत्तर है एकाग्रता, ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति संप्रेषण के लिए या कम्युनिकेशन के लिए आगे की ओर झुकता है तो ये एकाग्रता का सूचक होता है, यानी वो एकाग्रचित्त होकर संप्रेषण करना चाहता है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों और स्तरों से परे जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों विकर्णी संप्रेषण। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकर्णी संप्रेषण प्रकारों और स्तरों से परे जाता है। विकर्णी संप्रेषण में कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के बीच सूचनाओं और आदेशों का आदान प्रदान किया जाता है और संचार प्रवाह के किसी क्रम को निर्धारित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक क्या है? देखिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। और यहाँ पर अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं कि अंग्रेजी हिंदी या अंग्रेजी हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, किसी भाषा का ज्ञान हो। तो इससे ज़रूरी ये है कि अंतर्वैयक्तिक स्किल या इंटरपर्सनल स्किल के लिए दोस्तों व्यक्ति को किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सकने वाला होना चाहिए, तभी अंतर्वैयक्तिक कौशल की क्षमता या योग्यता कही जाएगी।
अगला प्रश्न है अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, सकारात्मक अभिवृत्ति, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, सुनने की तत्परता या संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। तो सही उत्तर है, आप देख सकते हैं दोस्तों, सही उत्तर है सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। ये अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुसंगत नहीं है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह करना, उन पर शंका जाहिर करना, ये अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुसंगत नहीं है, ठीक नहीं है। और अन्य तीनों अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए सकारात्मक कारक हैं। अगला प्रश्न है संप्रेषण के प्रक्रम का प्रथम चरण क्या है? तो आप जानते हैं इनकोडिंग। देखिए इनकोडिंग दोस्तों, ये जो है संप्रेषण के प्रक्रम का प्रथम चरण है। और आप देख सकते हैं जो संप्रेषण की चक्रीय प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले संकेत होता है, उसके बाद उसमें एन्कोडिंग या संकेतन होता है, फिर उसको भेजा जाता है, उसकी डिकोडिंग यानी दोस्तों विसंकेतन होता है, और एक रिसीवर तक पहुंचता है वो, फिर उसकी प्रतिपुष्टि की जाती है। तो इसमें देखिए संप्रेषण के प्रक्रम में जो प्रथम चरण या पहला स्टेप होता है वो है कूट संकेतन या एन्कोडिंग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कूट संकेतन संप्रेषण के प्रक्रम का प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? तो सही उत्तर है दोस्तों झुझलाहट। देखिए झुझलाहट जो है वो त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं वर्ष 2014 में पूछे गए प्रश्नों का जो है उत्तर। देखिए संप्रेषण के संबंध में जो है संदर्भ किसे कहा जाता है? आप प्रभावी बातचीत, वार्तालाप के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण, संदेश ग्रहण में बाधा या संदेश के प्रति मौखिक और अवाचिक प्रतिक्रियाएं। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए संप्रेषण के संबंध में संदर्भ जो है कॉन्टेक्स्ट, ये वार्तालाप के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, और कारण है कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार सामान्यतया अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, और क्योंकि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? चाक्षुष संपर्क, चिल्लाना, बुदबुदाना और शब्दजाल। तो सही उत्तर क्या है? चाक्षुष संपर्क। चाक्षुष संपर्क क्या मतलब होता है? आई कांटेक्ट, यानी आँख जो है आई कांटेक्ट, या जिसको कहा जाए कि आँख से आँख मिलाकर या आँखों में आँखें डालकर बात करना, जो कि आप जानते हैं कि ये आत्मविश्वास और संप्रेषण का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो अवाचिक संप्रेषण या अशाब्दिक संप्रेषण का सहायक उदाहरण चाक्षुष संपर्क है। अगला प्रश्न है संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन का तात्पर्य क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन का तात्पर्य होता है संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। देखिए दोस्तों संप्रेषण आप जानते हैं कि एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें संदेश देने वाला यानी सेंडर, कूट लेखन यानी इनकोडिंग, संदेश यानी मैसेज, और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जैसे अनिवार्य तत्व होते हैं। और संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत कूट लेखन के द्वारा संदेश को वाचिक और अवाचिक रूप में तंत्रिकीय आवेशों में बदलकर भेजा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है किसको? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा पेल्ज प्रभाव दोस्तों ये उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को स्पष्ट करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों पेल्ज प्रभाव पूर्व सूचना देता है कि किसी संगठन में लीडर का उपरिगामी प्रभाव समूह के सदस्यों में उस लीडर के अधोमुखी व्यवहार को नियंत्रित करेगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका संप्रेषण के नियामक नियम हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। कारण है कि संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की रचना और समन्वय आवश्यक है। तो इसमें देखिए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, देखिए आप जानते हैं कि संप्रेषण के नियामक नियम हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय बहुत जरूरी है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए सूची के आधार पर कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गले के पीछे एक हाथ रखना, इसका मतलब दोस्तों असहमति होता है, ए का चौथा हो जाएगा। आंखें सिकोड़ने का मतलब अस्वीकृति होता है, बी का तीसरा हो जाएगा। नाक सहलाने का मतलब अतिशयोक्ति होता है और चश्मा उतार कर नीचे रखने का मतलब होता है नहीं सुन रहे हैं। तो ये नकारात्मक निजी व्यवहार और उनके कारण जो हैं उनका सूची से आपने मिलान कर दिया। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। दोस्तों यहाँ पर 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे सामान हैं उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है किस रूप में। तो ये है दोस्तों सामाजिक तुलना सिद्धांत यानी सोशल कंपैरिजन थियरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामाजिक तुलना सिद्धांत लियोनन फेस्टिंगर के द्वारा 1954 में प्रस्तुत किया गया था। तो एक बार फिर से सुनिए, सामाजिक तुलना सिद्धांत लियोन फेस्टिंगर द्वारा 1954 में दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी अनिश्चितता को कम करने के लिए समान प्रवृत्ति वाले दूसरे व्यक्तियों से तुलना करके अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वे क्या हैं। देखिए अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ध्यान देने के साथ फीडबैक दे, लेकिन आयोग ने उसमें देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर माना है आयोग ने कि ध्यान देना और दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना ये अच्छे श्रोता के लिए 2 कौशल हैं। लेकिन सही उत्तर आप देखेंगे तो होगा कि ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना ये दोस्तों अच्छे श्रोता के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं और ये उसके कौशल भी हैं। अगला प्रश्न है कि एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वो तकनीक कौन सी है। तो सही उत्तर है वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक अच्छा श्रोता वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना जानता है, साथ ही साथ वह अवरोधों को कम करके स्वयं को श्रवण हेतु तैयार भी करता है। अगला प्रश्न है संदेश होता है क्या। तो आप जान लीजिए संदेश एक स्पष्ट संकेत होता है। तो ये देखिए संकेत एक सुस्पष्ट संकेत होता है जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। तो कोलाहल के स्तर से ऊपर एक सुस्पष्ट संकेत उसे संदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या है। तो दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र ये विचारने योग्य है और आप जानते हैं कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण एक बृहद प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यवहारिक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति शास्त्र इस प्रक्रिया में विचारों और मूल्यों को समझने में सहायक होते हैं और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के वास्तविक लक्ष्यों को पूर्ण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रभावी श्रवण समावेश करता है किसको, पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को। देखिए पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को, असहमति के बिंदुओं को छानने का
या फिर अपने संदेश की समझ को प्रतिपुष्टि करने का। तो सही उत्तर है प्रभावी श्रवण अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को समावेश करता है। प्रभावी श्रवण में होता यह है कि संप्रेषित और प्राप्त किए गए शब्दों की प्रतिपुष्टि जरूरी है। प्रभावी श्रवण के लिए श्रोता को उसकी ओर निर्देशित ध्वनियों को सुनना और पहचानना चाहिए, उन ध्वनियों के संदेश को समझना चाहिए, उस संदेश का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और संदेश की समझ का पुष्टिकरण भी करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वालों का सही क्रम बताइए। देखिए, इसमें पुनर्निवेश, संदेश और कोलाहल दिया गया है। तो जो क्रम है दोस्तों, सबसे पहला संदेश होता है यानी 2 हो जाएगा, फिर दूसरा कोलाहल हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा और पुनर्निवेश यानी 1। तो 2, 3, 1 आपका सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्ययबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तो सही उत्तर क्या है? संप्रेषण नियम यानी कम्युनिकेशंस, जो कम्युनिकेशंस के रूल या नियम हैं। दोस्तों, संप्रेषण नियम हमारे अंतर्निहित व्ययबोधों को स्पष्ट करता है, लोगों के व्यवहार की व्याख्या का ध्यान रखता है, साथ ही दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। अब आइए देखते हैं वर्ष 2013 में पूछे गए प्रश्नों का हल। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। देखिए, पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं और व्यवहार का अर्थ। तो इसमें कौन सा संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यवहार का अर्थ। दोस्तों, विषयों की प्राथमिकता, पहुंच और बाधाएं एक ही पक्ष के हैं, जबकि व्यवहार का अर्थ बेमेल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? देखिए, इसमें शर्मीलापन, सामवेगिक परिपक्वता, दृढ़तापरकता, तदनुभूति। तो इसमें शर्मीलापन दोस्तों, ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों और स्तरों से परे जाता है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों अनुप्रस्थ संप्रेषण, ऑप्शन बी। अनुप्रस्थ संप्रेषण किसी संगठन में प्रकारों और स्तरों से परे भी जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए, संतुलित विभाजन प्रतिमान। संतुलित विभाजन प्रतिमान में समानता संबंध संपोषित होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों में प्राधिकार भी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? ऑप्शन देखिए, चक्र संजाल, वाई संजाल, श्रृंखला संजाल या वृत्त संजाल। तो सही उत्तर है श्रृंखला संजाल। श्रृंखला संजाल में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने के निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है, लेकिन दोस्तों जो देखिए चक्र संजाल है, इसमें कोई व्यक्ति अपने के निकटतम या सामने वाले से भी कर सकता है। वृत्त संजाल में भी और वाई संजाल में भी व्यक्ति अपने निकटतम और थोड़ा से दूर वाले से भी संप्रेषण कर सकता है, लेकिन श्रृंखला संजाल में व्यक्ति अधिकतम अपने से निकटतम वाले व्यक्ति से ही जो है संप्रेषण कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे जो प्रतिक्रिया करते हैं उसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जब व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से जो प्रतिक्रिया करते हैं उसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? देखिए, ये प्रश्न एक बार और पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर है, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण कूट संकेतन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इनकोडिंग या कूट संकेतन, ये संप्रेषण की प्रक्रिया का पहला चरण है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? तो देखिए, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, ये दोस्तों किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करते हैं, तो निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायता करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण है कि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों देखिए दूसरी बार पूछा गया है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, और आप जानते हैं कि साथ ही साथ जिस व्यक्ति को सुना जा रहा है सक्रिय श्रवण उसे कुछ संप्रेषित करता है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प बदल दिया है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है भ्रम पर, कोलाहल पर, अवरोध पर, या फिर अतार्किक चिंतन पर? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, कोलाहल पर। दोस्तों प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था कोलाहल पर गुणारोपित की जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन करिए। देखिए यहाँ पर सूची 1 में संचार के प्रकार और सूची 2 में चर दिए गए हैं। तो शाब्दिक संचार जो है ये भाषा प्रवाहिता से संबंधित है। लिखित संचार संज्ञानात्मक क्षमता से संबंधित है। संकेत जो होते हैं ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं दोस्तों, और दैहिक हाव भाव ये अंतर्निहित अर्थ को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो सही सुमेलन हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 1 और 3 किस ऑप्शंस में है आपके? ऑप्शन बी है 2, 4, 1, 3, ये सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है? तो उत्तर है दोस्तों खुलापन। देखिए खुलापन कहलाता है वरिष्ठ और कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन। अब आइए 2012 में संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों यूपीपीसीएस में 2012 में सीसैट का पेपर शामिल किया गया था। देखिए पहला प्रश्न है, संप्रेषण में KISS का नियम प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो उत्तर है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल दोस्तों ये संप्रेषण में किसका नियम प्रयुक्त होता है कि इसे जो है संक्षेप और साधारण में रखें, जिसको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में किया जाता है? ऊब, अधीरता, अविश्वास और चिढ़। तो सही उत्तर है चिढ़। दोस्तों त्योरी चढ़ाने को संप्रेषण में चिढ़ का संकेत माना जाता है, और यह हिंदी मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है क्रुद्ध होना या चिढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेतक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? देखिए एकाग्रता, अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना और विश्रांति। तो सही उत्तर है दोस्तों आगे झुकने का जो वैयक्तिक संकेत है ये एकाग्रता को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आप जानते हैं कि जब संप्रेषण में कोई श्रोता एकाग्रचित्त होकर सुनता है तो वह सामान्यतः थोड़ा आगे झुक जाता है। ये प्रश्न भी आपका दोस्तों पिछले वर्षों से दोहराया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहीता की कमजोरी है? देखिए अस्पष्टता, शब्दाडंबर, समय और पूर्वाग्रह। तो इसमें महत्वपूर्ण है पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस दोस्तों। ये संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की या रिसीवर की कमजोरी है, और कोई भी रिसीवर संप्रेषण में पहले से कोई पूर्वाग्रह बना लेता है तो ये उसकी संप्रेषण की बाधा में शामिल की जाती है। ये प्रश्न भी देखिए आगे पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं।
कारण है कि ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती हैं, जो कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता, संपर्क और मालिक यानी बॉस। तो सही उत्तर है मालिक या बॉस। दोस्तों ये अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है, जबकि नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता और संपर्क ये अंतर्वैयक्तिक भूमिका के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जो अल्पकालिक समायोजनों और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे? विकिरणक, संसाधक आवंटन, व्यवधान सुधारक और वार्ताकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका संसाधन आवंटक। देखिए जो अल्पकालिक समायोजनों और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखता है उसे रिसोर्स एलोकेटर कहेंगे। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है? ऑप्शन है प्रत्याहार, शमन, समझौता या मुकाबला। तो सही उत्तर है शमन। शमन या स्मूथिंग। दोस्तों शमन या स्मूथिंग जो होता है इसके द्वारा द्वंद्व या आपसी जो मनमुटाव या द्वंद्व होता है उनके मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमत के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है दोनों पक्षों के हितों की उपेक्षा निर्णय टालने के द्वारा करना। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि निर्णय टालने के द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना, ये दोस्तों द्वंद्व समाधान की शैलियों में से बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के हितों की उपेक्षा जो है निर्णय टालने के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाता है? ऑप्शन है सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता या फिर अनुरक्त की आवश्यकता। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सम्मिलित होने की आवश्यकता। आप जानते हैं सम्मिलित होने की आवश्यकता दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संप्रेषण की बाधाएं और बाधाओं के प्रकार को मिलाना है। इसमें शब्द भंडार ये भाषा संबंधी बाधा है, दूरी जो है संरचनात्मक बाधा है, जल्दबाजी ये दोस्तों पारिस्थितिक बाधा है और कोलाहल आपकी पर्यावरणीय बाधा है। तो संप्रेषण की बाधाओं के प्रकार से जब आप मिलान कराएंगे तो शब्द भंडार जो है भाषा संबंधी बाधा है, दूरी जो है ये संरचनात्मक बाधा, जल्दबाजी पारिस्थितिक और कोलाहल पर्यावरणीय बाधा है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 1, 3, 2 ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और दोस्तों देखिए यूपीपीसीएस सीसेट के लिए जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का रिवीजन कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तदनुभूतिपरक श्रवण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, मूल्यांकन परक होना, देह भाषा का परीक्षण करना या फिर संप्रेषण की विषय वस्तु और भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन परक होना। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मूल्यांकन परक होना तद्भूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य जैसे वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, देह भाषा का प्रेक्षण करना और संप्रेषण की विषय वस्तु और भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना, ये तदनुभूति परक श्रवण की विशेषताएं हैं, जबकि मूल्यांकन परक होना तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने यूपीपीसीएस परीक्षा में सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल से पूछे जाने वाले
प्रश्नों का रिवीजन किया। इसमें हमने वर्ष 2012 से 2021 तक के जो प्रश्न इस खंड से पूछे गए हैं उन सबको रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के क्रम में आपने देखा कि कई प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से पूछे गए हैं आगामी वर्षों में, तो इसलिए आगे भी कुछ प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।